कनाडा विजिट वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है? कहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं? अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इन डॉक्यूमेंट्स को हम सही तरीके से तैयार कैसे करेंगे? तो आज की इस वीडियो में ये सब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या आपने पहले अप्लाई किया है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कम्प्लीटली, और जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आप रिफ्यूज़ल से बचें और आपका वीज़ा अप्रूव हो। अब ऐसा नहीं है कि वीज़ा ऑफिसर की आपके साथ कोई दुश्मनी है या वो पर्सनली आपको जानता है और वो नहीं चाह रहा कि आप कनाडा विजिट करें, इसलिए वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है। एक्चुअली आपकी वीज़े का इन्हिसार आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है। जो डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते वक्त सबमिट करते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखकर वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा ग्रांट किया जाए या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाए। डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ पूरा करना नहीं होता, बल्कि डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है। अब अगर जस्ट आप डॉक्यूमेंट्स पूरा करते हैं और सही तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करते हैं, तो 100% आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। तो इस वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इन डॉक्यूमेंट्स को हम सही तरीके से कैसे तैयार करेंगे, इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैंक स्टेटमेंट को। अगर आपने अकाउंट सही तरीके से मैनेज किया और आपका बैंक स्टेटमेंट सही हुआ तो समझो 50% आपका काम हो गया। अब या तो आप सैलरी पर्सन होंगे या आप बिजनेस पर्सन होंगे या आप सैलरी एंड बिजनेस पर्सन होंगे, मींस कि आप जॉब भी कर रहे होंगे और आपका कारोबार भी होगा, और या तो आप डिपेंडेंट होंगे। तो आप इन डिटेल वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए, अगर आप सैलरी एंड बिजनेस पर्सन हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए, और अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैलरी पर्सन को। सैलरी पर्सन वो बंदा होता है जो कहीं पर जॉब करता है और वहां से सैलरी लेता है। तो पॉइंट नंबर 1, सैलरी पर्सन का अकाउंट उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मींस कंपनी उसको जो सैलरी देती है वही सैलरी उसके अकाउंट में आनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसका अकाउंट मैनेज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कई आवर्स हैं उसके अकाउंट में ह्यूज ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैलरी पर्सन का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है जॉब करना। जॉब करने से उसके पास पैसे आते हैं। अब कहीं और से उसके अकाउंट में ह्यूज अमाउंट आता है तो उस अमाउंट को देन सैलरी पर्सन ने जस्टिफाई करना होता है। अब अगर सैलरी पर्सन के पास इनफ प्रूफ है, एविडेंसेस हैं और वो समझता है कि मैं वीजा ऑफिसर को कायल कर सकता हूं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो वीजा ऑफिसर को कायल नहीं कर सकता और उस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो यहां से भी उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वीजा ऑफिसर को लगता है कि ये जो अमाउंट है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्चुअली ये अमाउंट इस पर्सन से बिलोंग नहीं करता, ये किसी से लिया हुआ है, फेक बनाया गया है, ये फेक है और इसलिए वो आपका वीजा रिजेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 3 कि सैलरी पर्सन की सैलरी जब उसके अकाउंट में आती है तो सैलरी पर्सन को सारा का सारा सैलरी अमाउंट विथड्रॉ नहीं करना चाहिए। अब सैलरी पर्सन के पास पैसे जॉब करने से ही आते हैं तो उसके तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे, ऑब्वियसली वो कुछ अमाउंट तो विथड्रॉ करेगा। तो अपने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंट से पैसे विथड्रॉ करने चाहिए और बाकी के पैसे अकाउंट में पड़े रहने देने चाहिए, वो उसके सेविंग्स होंगे। पॉइंट नंबर 4 कि जो ट्रिप सैलरी पर्सन प्लान कर रहा है उस ट्रिप के एक्सपेंसेस, उस ट्रिप पर जितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सैलरी पर्सन को पता होने चाहिए और उस एक्सपेंसेस से ज्यादा का अमाउंट उसके अकाउंट में होना चाहिए। अब कितना ज्यादा अमाउंट उसके अकाउंट में होना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक बंदा है वो ट्रिप प्लान कर रहा है 10 दिन का कनाडा के लिए, और लेट सपोज उसकी इस ट्रिप के पर एक्सपेंसेस आ रहे हैं 10 लाख, तो उसके अकाउंट में
15 लाख का बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये कि उसके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उस बैलेंस को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 2 हिस्से उसके ट्रिप पर जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसको कवर करे और एक हिस्सा उसके अकाउंट में एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब अगर एक बंदा सैलरी पर्सन है और वो सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश ले रहा है अपनी कंपनी से, तो उसका एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और जब वो अपनी कंपनी से सैलरी ले तो वो सैलरी लाके वो उस अकाउंट में डाले और दिन अपने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग उस अकाउंट से विड्रॉ करे। तो जब ये बंदा अपनी कंपनी से एनओसी और सैलरी स्लिप्स देगा तो सैलरी स्लिप्स में उसका मोड ऑफ पेमेंट मेंशन होगा और एनओसी में उसकी सैलरी भी मेंशन होगी। तो देन उसको कवर लेटर में एक्सप्लेन करके जस्टिफाई किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 कि अगर सैलरी पर्सन का पर्पस जो है वो टूरिज्म है, वो सैर सपाटे के लिए जाना चाहता है जो कि लग्जरी है, तो उसकी सैलरी मस्ट इतनी होनी चाहिए कि उस पर टैक्स कटता हो। तो इसी केस में सैलरी पर्सन को एनटीएन भी देना होता है, नेशनल टैक्स नंबर, और उसके 2 साल के टैक्स रिटर्न्स एक साथ जमा होनी चाहिए सो दैट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम हो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सैलरी पर्सन का बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए। अब आते हैं बिजनेस पर्सन पे कि बिजनेस पर्सन का बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए। तो बिजनेस पर्सन का जो बिजनेस होता है जरूरी है कि उसका बिजनेस टैक्स एंड दूसरी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड हो। पॉइंट नंबर 2 कि 2 साल के टैक्स रिटर्न्स एक साथ उसकी जमा होने चाहिए बिजनेस पर्सन के सो दैट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम हो और नेशनल टैक्स नंबर उसने भी देना होता है। पॉइंट नंबर 3 कि अब बिजनेस में ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट तो होती नहीं है, अकाउंट में पैसे आते ही जाते रहते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक कंपनी है और वो उसका काम है सेल्स करना। अब लेट्स सपोज जनवरी के महीने में उसने सेल्स की 1 लाख की, फरवरी के महीने में उसने सेल्स की 1,50,000 की, मार्च के महीने में उसने सेल्स की 2 लाख की, अप्रैल के महीने में अब वो कह रहा है कि हमने सेल्स की 10 लाख की। तो ये इम्पॉसिबल है, ये 10 लाख वाला अमाउंट जो है, ये जो टारगेट उन्होंने बताया है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जनवरी से फरवरी से मार्च ये 50,000 पर मंथ इंक्रीज कर रही थी। अब अचानक से एक महीने में 10 लाख तक पहुंच जाना ये नॉन अचीवेबल है, यहां से भी उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अब आते हैं सैलरी एंड बिजनेस पर्सन पे। मीन्स कि एक बंदा जो जॉब भी करता है और उसका बिजनेस भी है, उसका कारोबार भी है, तो उसका बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए। तो सैलरी एंड बिजनेस पर्सन का 2 बैंक स्टेटमेंट होंगे, एक उसके सैलरी अकाउंट का होगा और दूसरा बैंक स्टेटमेंट उसके बिजनेस अकाउंट का होगा। अब जिस तरह मैंने सैलरी पर्सन का बताया तो सेम उसी तरह उसके सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और जो बिजनेस पर्सन का बताया सेम उसी तरह उसका बिजनेस अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अब आते हैं डिपेंडेंट पे कि डिपेंडेंट का बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए। तो डिपेंडेंट मींस जो किसी और के भरोसे होता है, मींस कि जो कोई उसको सपोर्ट कर रहा है इस ट्रिप के लिए, चाहे वो उसकी माँ हो, उसका बाप हो, उसका भाई हो या उसकी बहन हो। तो अगर ये लोग जो इस ट्रिप के लिए इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने भाई को या अपने बेटे को, अगर ये बिजनेस पर्सन है तो इनका बैंक स्टेटमेंट सेम उसी तरह होना चाहिए जिस तरह मैंने आपको बिजनेस पर्सन का बताया। और अगर ये सैलरी पर्सन है तो इसका बैंक स्टेटमेंट सेम उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह मैंने सैलरी पर्सन का बताया। इसके अलावा
डिपेंडेंट को जो उसको सपोर्ट करता है, उसका भाई, उसकी माँ, उसकी बहन या उसका बाप, उनसे एक स्टेटमेंट भी लेना होता है जिसको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट कहते हैं। उसमें लिखा जाता है कि ये जो मेरा भाई है या बेटा है, इसको मैं इस ट्रिप के लिए सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ, और मेरा जो है ये मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ या मेरा ये बिजनेस जॉब करती हूँ या करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, ईयरली में इतना इनकम मेरे पास आता है, मंथली इतनी मेरी इनकम आती है। तो ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है। यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर डिपेंडेंट के साथ जो कोई उसको सपोर्ट करता है वो भी उसके साथ जा रहा है या जा रही है, तो वीजा लगने के चांसेस और ब्राइट हो जाते हैं। तो ये था बैंक स्टेटमेंट। आज की वीडियो में हमने बैंक स्टेटमेंट को डिस्कस कर दिया। बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, अगर उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसको मैं आने वाले वीडियो में इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा सो दैट आपको कंप्लीटली समझ आ जाए कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए। आप इनमें से जो भी हो, जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करते हो, तो आपका बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए, और सेम उसी तरीके से अपना बैंक स्टेटमेंट बना दीजिएगा। सो बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट ना हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।